अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। प्रोफेसर गोपी चंद नारंग से रास्त गुफ्तगू 11th उर्दू क्वेश्चन आंसर सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रोफेसर गोपी चंद नारंग से रास्त गुफ्तगू स्टेट बोर्ड। पहला सवाल है, झैल की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। गोपी चंद नारंग की पैदाइश, ख़ानदानी पस मंज़र और तालीम का शब की खाका बनाइए। दूसरा, तक़सीम हिंद के बाद नारंग ने उर्दू से जिस तरह अपना ताल्लुक़ बनाए रखा इसे बयान कीजिए। तीसरा, मुल्क की तक़सीम के बाद उर्दू की हालत पर नारंग के ख़यालात क़लमबंद कीजिए। इसके पहले का जवाब है गोपी चंद नारंग। मकाम पैदाइश दुकी, सन पैदाइश 1931, मकाम आगाज़ तालीम मूसा खेल, मकाम ददियाहल व ननिहाल मुज़फ़्फ़रगढ़। दूसरे का जवाब है गोपी चंद नारंग साहब इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि तक़सीम हिंद के बाद हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान से तासुब बढ़ता गया और इसे बेगाना बना दिया गया। इनके मुताबिक बंटवारा अगर बरहक था तो दो ज़बानों का बंटवारा इतना ही गलत और नाहक था। इस माहौल में भी मौसूफ़ ने उर्दू ज़बान से अपने रिश्ते को मजबूत से मजबूत तर किया। दिल्ली कॉलेज से MA उर्दू और फिर PhD किया। तीसरा, सरगर्मी नंबर 2 का जवाब तीसरे के लिए मौजू है। चौथा सवाल है, नारंग की तरबियत में ज़बान की अहमियत वाज़ेह कीजिए। पाँचवा, उर्दू हिंदुस्तान की ज़बानों का ताज महल है, इस बात की इस्तेहसानी वजाहत कीजिए। छठा, नारंग के वालिद की उर्दू दोस्ती पर रोशनी डालिए। सातवां, अपने तकरीर करने के हुनर से मुताल्लिक़ नारंग ने 2 वजूहात बयान की हैं, इन पर रोशनी डालिए। चौथे का जवाब है गोपी चंद नारंग जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे इसकी बुनियादी और रोज़मर्रा की ज़बान उर्दू नहीं थी, इसलिए ज़बान पर क़ुदरत हासिल करने में इन्हें काफ़ी मशक्क़त व रियाज़त करना पड़ी और इसमें ज़बान, लफ्ज़ और मानी बड़ी अहमियत रखते थे कि यही आमोज़िश का बुनियादी और अहम हिस्सा थे। इस सिलसिले में इनकी तबीयत में मौजूद जमालियाती हिस्स भी बड़ी कारगर साबित हुई। पाँचवें का जवाब है, दुनिया के क़दीम और जदीद हर 2 अक़साम की इमारतों में तर्ज बनावट और मुनफरिद साजो सामान के इस्तेमाल के लिहाज से ताज महल को फ़ौक़ियत हासिल है और ये नोयत और रुतबे की बरतरी महज नहीं है और इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बहुत सी खूबसूरत और हैरत अंगेज़ तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं, लेकिन इनमें ताज की सी बात नहीं। बिल्कुल यही मामला उर्दू ज़बान का भी है। हज़ारों बोलियाँ ज़बानें बोली जाती है, इनमें 10-12 ज़बानें शोहरत व शनाख्त के लिहाज से एक दूसरे के मुकाबिल नज़र आती हैं, लेकिन इनमें उर्दू ज़बान को शर्फ़ क़बूलियत हासिल है, वो बेमिसाल है। छठे का जवाब है, नारंग साहब की वालिदा और दादी की मादरी ज़बान सराइकी थी। आपके वालिद साहब सराइकी भी बोलते थे और बलोची व पुश्तू भी, फ़ारसी और संस्कृत भी जानते थे और उर्दू भी बोलते थे। इनका दफ्तरी इंतज़ामिया अंग्रेज़ी में था, इसलिए अंग्रेज़ी भी अच्छी तरह जानते होंगे। वो उर्दू लिखते पढ़ते थे और ख़त व किताबत भी उर्दू में करते थे। सातवें का जवाब है, गोपी चंद नारंग साहब डाइस पर लिखी हुई तकरीर पढ़ने की बजाय फिल बदीहा तकरीर उम्दा तरीक़े से करने में मशहूर थे। तभी तो मुसाहिबा करने वाले गुलजार जावेद साहब ने मुलाकात में इसका ज़िक्र किया है। पूछे जाने पर नारंग साहब ने इसकी 2 वजूहात बताई। अव्वल ये कि खुदा के फ़ज़ल से इन्हें यह मलका हासिल हुआ था कि वो बोलते वक्त सोच भी सकते थे, यानी ज़बान और जहन दोनों बैक वक्त काम करने से इन्हें कोई उलझन नहीं होती थी। दुआम यह कि इनका मानना था कि लिखी हुई तकरीर पढ़ने से सोचने की आज़ादी छिन जाती है। वो सामाइन से हम कलाम होने और दिलों तक पहुँचने की कोशिश करते थे। इस तरह इनके लिए फिल बदीहा तकरीर करना आसान हो जाता था। आठवां सवाल है, नारंग के मुताबिक अच्छे तनक़ीद निगार की खूबियाँ बयान कीजिए। नौवा, उर्दू सिर्फ़ मुसलमानों की ज़बान नहीं, इस बात की हिमायत में नारंग के ख़यालात लिखकर अपनी ज़ाती राय भी लिखिए। 10वां सवाल है, ज़बान का मज़हब नहीं होता, ज़बान का समाज होता है, नारंग के इस ख़याल पर रोशनी डालिए। 11वां सवाल है, नारंग शायर की अमली ज़िंदगी में क़ौल व फ़ेल के तज़ाद को अहमियत नहीं देते, इस ताल्लुक़ से इनके ख़यालात की वजाहत कीजिए। 8वें का जवाब है, नारंग साहब के मुताबिक एक तनक़ीद निगार में तख्लीक़ी एहसास का होना अज़हद ज़रूरी है। सबसे पहले तो इसे साहिब ज़ौक़ होना चाहिए जिसमें तबीयत व मिजाज को भी दखल होता है और मुताला व तरबियत को भी
تنقید خواہ شعری ادب پر ہو یا نثری ادب پر، ہر ایک کے لیے ادب فہمی انتہائی ضروری ہے۔ 90 کا جواب ہے گلزار جاوید نے نارنگ صاحب سے سوال کیا، کیا آپ بھی اردو زبان کو مسلمانوں سے منسوب کرتے ہیں؟ تو نارنگ صاحب نے متوازن و منصفانہ جواب دیا، زبان کا مذہب نہیں ہوتا، زبان کا سماج ہوتا ہے۔ جو لوگ زبانوں کو ایک مذہب تک محدود کرتے ہیں وہ زبان کے ساتھ بے انصافی کرتے ہیں۔ زبان ایک جمہوری سماجی عمل ہے، جو جس زبان کو بولتا ہے زبان اس کی ہو جاتی ہے۔ اردو کا تعلق ہند آریائی خاندان سے ہے۔ اردو کو کئی صدیوں تک ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل جل کر سجایا سنوارا ہے۔ اگر کوئی اردو زبان کو مسلمانوں تک محدود کرنا چاہے تو یہ اس کی آزادی ہے، لیکن یہ کوتاہ اندیشی بھی ہے جس سے زبان کا نقصان ہوتا ہے۔ آسمان، خوشبو اور ہوا کی طرح زبان بھی سب کے لیے ہوتی ہے۔ میرا نقطہ نظر ہے کہ اردو زبان کی بنیاد عام ہندوستانیوں، جن میں ہندو، مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ شامل تھے، اور بیرون ملک سے آئے ہوئے لوگوں کے آپسی میل جول سے پڑی، اور اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اردو زبان صرف مسلمانوں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ 10ویں کا جواب ہے کسی بھی زبان کی بنیاد اور اس کے بولنے کا مزاج کسی گروہ ہی میں ہوا ہوگا، وہ گروہ اپنے آپ میں ایک مکمل سماج و معاشرہ رہا ہوگا، یا اس کا صرف ایک حصہ، اور وہ سماج و معاشرہ کسی ایک مخصوص مذہب کے ماننے والوں پر مشتمل رہا ہوگا یا کئی مذاہب کے ماننے والوں پر۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی زبان کی بنیاد ایک مخصوص مذہب کے ماننے والوں کے لیے درمیان پڑتی ہے، لیکن بعد کے زمانوں میں دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی اسے استعمال کرنے لگتے ہیں، وہ زبان ان کی ضرورت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ زبان کا مذہب نہیں ہوتا، زبان کا سماج ہوتا ہے۔ 11ویں کا جواب ہے شاعر کی عملی زندگی ضروری نہیں 100% وہی ہو جو اس کی تخلیقی زندگی ہے۔ نارنگ صاحب شاعر کی عملی زندگی میں قول و فعل کے تضاد کو اہمیت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں ولیم شیکسپیئر ایک عام آدمی کی طرح زندگی جیتا تھا، جبکہ اپنے ادب میں وہ کسی اعلیٰ سطح کے سماج کا پروردہ تخلیق کار نظر آتا ہے۔ لہٰذا غالب جوا کھیلنے کے جرم میں 2 مرتبہ گرفتار ہوئے، یا آئے دن وہ لوگوں سے ادھار مانگتے تھے، لیکن ان کی شاعری میں ایک جہان معنی آباد نظر آتا ہے۔ اسی طرح شیکسپیئر کے ڈراموں میں پوری کی پوری تہذیبوں کے کردار ہے، یا میر تقی میر کے یہاں ایک پوری تاریخ، ایک پورے یگ و زمانے کا المیہ دردناک ٹریجڈی ہے۔ خواہ نیک ہو یا بد، عملی زندگی ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لیکن شعر زندہ رہتا ہے۔ اس سے استفادہ طویل مدتی ہوتا ہے، اور استفادہ کرنے والے کسی ایک نقشے کے حدود کے باشندے نہیں ہوتے، یعنی رغبے کے لحاظ سے وسعت میں کوئی بندش نہیں ہوتی۔ کہنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن لفظ کا جادو بولتا رہتا ہے۔ مختصر یہ کہ غالب، شیکسپیئر یا میر کی عملی زندگی کب کی ختم ہو چکی، لیکن وہ اپنی شاعری میں آج بھی زندہ ہے۔ یہ زندگی حقیقی زندگی سے کہیں زیادہ بڑی اور کہیں زیادہ حقیقی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔